आज के वर्चुअल क्लास में हम समाशोधन गृह पर चर्चा करेंगे। समाशोधन गृह, क्लियरिंग हाउस। देखा जाए तो आज का जो वाणिज्यिक युग है या आज के आधुनिक व्यावसायिक परिदृश्य में जो भी लेन देन है या व्यावसायिक जगत में चेकों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है और चेकों के प्रयोग से बढ़ने के कारण से और ये जो चेक होते हैं विभिन्न बैंकों पर आहरित होते हैं। ठीक है, तो जो समाशोधन गृह का कॉन्सेप्ट है कि एक आजकल के जो व्यावसायिक व्यवहार हैं उनमें चेकों का प्रयोग बढ़ रहा है, तो जिसके कारण से प्रत्येक व्यवसायियों का किसी न किसी बैंक में खाता होता है और वो क्या करते हैं, जो चेक उनको प्राप्त होते हैं वो विभिन्न बैंकों के चेक होते हैं और उसको एकत्रित करने के लिए वह अपने बैंकर्स को दे देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से विभिन्न बैंकों के पास या प्रत्येक बैंक के पास विभिन्न बैंकों के चेक आ जाते हैं। अब समस्या आती है कि इन चेकों का भुगतान किस प्रकार से हो। तो इस समस्या के हल के लिए समाशोधन गृह की स्थापना की गई। ठीक है, अब समाशोधन गृह का जो इतिहास है, सर्वप्रथम लंदन में सन 1975 में समाशोधन गृह स्थापित हुआ। इसके बाद 1853 में अमेरिका में समाशोधन गृह की स्थापना की गई। भारत में सन 1920 में इंपीरियल बैंक, जो वर्तमान में स्टेट बैंक के नाम से जाना जाता है, के निरीक्षण में कोलकाता, मुंबई, चेन्नई तथा दिल्ली में समाशोधन गृह स्थापित किए। 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना होने पर समाशोधन का कार्य इनके हाथ में आ गया। ठीक है, और वर्तमान में भारत में कुल 867 समाशोधन गृह है, जिसमें से कुछ का निरीक्षण एवं प्रबंध रिजर्व बैंक करता और जहां रिजर्व बैंक यह कार्य नहीं करता वहां स्टेट बैंक की स्थानीय शाखाएं या उनके सहायक बैंक इस कार्य की देखरेख करते हैं। इस कार्य मतलब समाशोधन गृह, और कुछ समाशोधन गृह व्यापारिक बैंकों द्वारा भी प्रबंधित हैं। आगे देखिए, समाशोधन गृह की आवश्यकता। व्यक्ति, फर्म तथा संस्थाओं को भुगतान के रूप में जो चेक प्राप्त होते हैं वे प्रायः विभिन्न बैंकों पर आहरित होते हैं। प्राप्तकर्ता व्यक्ति या संस्था अपने इन विभिन्न चेकों को उनकी धनराशि संग्रहित करने के लिए अपने बैंकर को, जिसमें कि उसका खाता होता है, सुपुर्द कर देता है। इस प्रकार सभी बैंकों के पास अन्य बैंकों पर आहरित तमाम चेक आ जाते हैं और इन चेकों के निस्तारण के लिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता होती है जो कि एक ही स्थान पर इन सभी का भुगतान कर दे। वर्तमान में ऐसे ही संगठन या संस्था को हम किस नाम से जानते हैं? समाशोधन गृह। जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्यक्ति, फर्म या संस्थाओं को भुगतान के रूप में जो चेक प्राप्त होते हैं वो विभिन्न बैंकों पर आहरित होते हैं और प्राप्तकर्ता व्यक्ति क्या करता है या संस्था इन विभिन्न चेकों की धनराशि संग्रहित करने के लिए अपने बैंकर को, जिसमें कि उसका खाता होता है, उसके सुपुर्द कर देता है। इस प्रकार सभी बैंकों के पास अन्य बैंकों पर आहरित तमाम चेक आ जाते हैं और इन चेकों का निस्तारण करने के लिए ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो एक ही स्थान पर इन सभी का भुगतान कर दे। और वर्तमान में जो ऐसे संगठन को ही हम समाशोधन गृह कह लीजिए, निपटारा गृह कह लीजिए या निकासी गृह, या अंग्रेजी में हम क्लियरिंग हाउस कहते हैं। ठीक है, तो समाशोधन गृह की अगर हम कुछ परिभाषाओं को देखें या स्पष्टीकरण में, समाशोधन गृह से आशय एक ऐसे संगठन से जो किसी समाशोधन गृह से आशय एक ऐसे संगठन से है जो किसी स्थान विशेष पर निर्धारित समयावधि में किसी क्षेत्र में सदस्य बैंकों के आपसी लेन देनों का समायोजन का कार्य करता है। प्रोफेसर ताजिंग की परिभाषा देखिए, समाशोधन गृह किसी विशेष स्थान में व्यवसाय करने वाली बैंकों का एक सामान्य संगठन है
समाशोधन गृह किसी विशेष स्थान में व्यवसाय करने वाली बैंकों का एक सामान्य संगठन है जिसका प्रमुख उद्देश्य चेकों द्वारा निर्मित पारस्परिक दायित्वों का निपटारा या भुगतान करना होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इस प्रकार से समाशोधन गृह को एक ऐसे संगठन के रूप में या संस्था के रूप में हम परिभाषित कर देते हैं जिसका काम होता है कि विभिन्न बैंकों के चेकों का निपटारा या भुगतान एक ही स्थान पर कर देता है। ठीक है, समाशोधन गृह की कार्यप्रणाली देखिएगा। इसमें देखिए समाशोधन गृह की जो कार्यप्रणाली है, किसी भी समाशोधन गृह के सभी सदस्य बैंकों के प्रतिनिधि प्रतिदिन एक निश्चित समय पर उस समाशोधन गृह में अन्य बैंकों से भुगतान लेने वाले चेकों के बंडल के साथ उपस्थित होते हैं। ठीक है, समाशोधन गृह के जो सभी सदस्य हैं, तो बैंक क्या करता है, बैंक अपने एक प्रतिनिधि को समाशोधन गृह में भेजता है और वो अपने चेक के बंडलों के साथ उपस्थित होते हैं तथा वहां पर उपस्थित संबंधित बैंकों के प्रतिनिधियों को उनके बंडल सौंप देते हैं। वहां पे चूंकि सभी बैंकों के प्रतिनिधि आए रहते हैं, तो जो चेक के बंडल वो लाते हैं उनको क्या करते हैं, जिस बैंक से संबंधित होता है उस बैंक के प्रतिनिधि को वो बंडल वो सौंप देते हैं। आगे देखिए, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी बैंकों के पास अन्य बैंकों द्वारा भुगतान के लिए प्रस्तुत चेकों के बंडल होते हैं। ठीक है, तो समाशोधन गृह आते समय प्रत्येक बैंक का प्रतिनिधि एक विवरण तैयार करके लाता है जिसमें बैंक से लेने वाले भुगतानों का विवरण पूर्ण विवरण होता है। समाशोधन गृह आते समय जो बैंक जिस प्रतिनिधि को भेजता है वो क्या करता है, वो एक विवरण तैयार करके लाता है जिसमें किस बैंक से कितना भुगतान लेना है, कितना लेना है, उसका विवरण होता है। प्रत्येक बैंक के प्रतिनिधि को समाशोधन गृह से एक फॉर्म मिलता है जिस पर सभी सदस्य बैंकों के नाम छपे रहते हैं और उनमें जमा तथा नाम के कॉलम होते हैं। अब समाशोधन गृह जाने के बाद जो बैंक के प्रतिनिधि होते हैं वो फार्म लेते हैं। फार्म में एक तरफ नाम का कॉलम होता है, एक तरफ जमा का कॉलम होता है। ठीक है, और इन कॉलमों में संबंधित बैंकों से जो चेकों से संबंधित प्रविष्टि है उनको कर दिया जाता है और अन्य बैंकों के प्रतिनिधियों से इसका मिलान कर लेता है। ठीक है, प्रत्येक बैंक का प्रतिनिधि इस फार्म में अन्य सभी बैंकों को दिए गए अन्य सभी बैंकों से प्राप्त चेकों की प्रविष्टि कर देता है और अन्य बैंकों के प्रतिनिधियों से इसका मिलान कर लेता है। ठीक है, और मिलान करने के पश्चात प्रत्येक बैंक का प्रतिनिधि इस लेख पत्र पर हस्ताक्षर कर देता है। इसके बाद वे अपने बंडल, पर्चियां तथा सामूहिक विवरण की एक प्रति लेकर अपने बैंक में लौट आते हैं तथा अपने कार्यालय में आकर बैंकों के प्रतिनिधि संबंधित चेकों की संबंधित ग्राहकों के खाते में प्रविष्टियां कर देते हैं। किसी भी कारण से, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, समाशोधन गृह की जो कार्यप्रणाली है तो बैंक क्या करता है, बैंक अपने किसी एक प्रतिनिधि को समाशोधन गृह में भेज देता है। ठीक है, और वो समाशोधन गृह में विभिन्न बैंकों के चेक के बंडल लेकर आते हैं और उस चेक के बंडल को, चूंकि वहाँ पे सभी बैंकों के बैंक प्रतिनिधि आए रहते हैं, तो संबंधित बैंकों को उनके चेक के बंडल वह सौंप देता है। ठीक है, अब इस प्रकार से भुगतान के लिए सभी बैंकों के पास अन्य बैंकों द्वारा प्रस्तुत चेकों के बंडल हो जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जिस समाशोधन गृह आते समय जो प्रतिनिधि है एक विवरण पत्र तैयार करके लाता है, इसमें पूर्ण विवरण दिया रहता है, उसको किस बैंक से कितना लेना है या किस बैंक से कितना लेना है। ठीक है, और समाशोधन गृह में एक फार्म मिलेगा, उस फार्म में संबंधित बैंक से संबंधित जो भी प्रविष्टियां हैं चेकों से संबंधित उस प्रविष्टि को कर देते हैं। ठीक है, और संबंधित बैंक के प्रतिनिधियों से इसका मिलान कर लिया जाता है। ठीक है, मिलान करने के पश्चात प्रत्येक बैंक का प्रतिनिधि इस लेख पत्र पर हस्ताक्षर कर देता है। इसके बाद वे अपने बंडल, पर्चियां तथा सामूहिक विवरण की एक एक प्रति लेकर अपने बैंक में लौट आते हैं। कार्यालय में आकर
बैंक के प्रतिनिधि संबंधित चेकों की संबंधित ग्राहकों के खाते में प्रविष्टियां कर देते हैं और किसी कारण से जिस चेक को भुगतान के योग्य नहीं माना जाता उनकी सूचना सायं 5 बजे से पहले समाशोधन गृह के प्रबंधक या सचिव को दे दी जाती है और उस चेक को अगले दिन की क्लियरिंग में वापस कर दिया जाता है। इसके पश्चात यह मालूम हो जाने पर कि प्रत्येक बैंक को किस बैंक से कितनी रकम लेनी है या कितनी रकम देनी है, समाशोधन गृह का प्रबंधक उतनी रकम से बैंकों के नाम जमा लिख लेता है या नाम लिख देता है। एक बार ध्यान दीजिएगा फिर से इसको, कि जब इस फार्म को भर दिया जाता है तो संबंधित बैंकों के प्रतिनिधियों से इसका मिलान करा लिया जाता है और मिलान करने के बाद प्रत्येक बैंक का प्रतिनिधि क्या करता है, इस लेख पत्र पर हस्ताक्षर कर देता है। इसके बाद वे अपने अपने बंडल और पर्चियां लेकर अपने बैंक में लौट आते हैं और बैंक में आकर संबंधित ग्राहकों से संबंधित जो भी प्रविष्टियां होती हैं उनको कर दिया जाता है। जिन चेकों को भुगतान योग्य नहीं माना जाता उनकी सूचना सायंकाल 5 बजे से पहले समाशोधन गृह में दे दी जाती है या समाशोधन गृह के जो प्रबंधक होते हैं, सचिव होते हैं, उनको दे दी जाती है और चेक को अगले दिन की क्लियरिंग में वापस कर दिया जाता है। ठीक है, और समाशोधन गृह का जो प्रबंधक होता है अब किस बैंक को कितनी रकम देनी है या लेनी है उनके नाम कर देता है या जमा कर देता है, उनके ऋणी या धनी पक्ष में लिख देता है। और इस प्रकार से किसी भी बैंक को कोई धन देने की आवश्यकता नहीं रहती, केवल लिखा पढ़ी से ही उनका निपटारा कर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ देखिए समाशोधन गृह का एक विवरण दिया गया है। एक तरफ देनदार बैंक है, एक तरफ लेनदार बैंक। इस तरफ हम कुल देय राशि या नाम डेबिट करते हैं, इस तरफ हम जमा करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम समाशोधन संबंधी लेखा करते हैं। ठीक, आगे देखिए समाशोधन गृह की प्रबंध व्यवस्था। तो देखा जाए समाशोधन गृह स्वशासी संस्थाएं होते हैं। इनका कहने का मतलब इनका खुद का शासन होता है। सदस्यता या उप सदस्यता प्रदान करने एवं समाशोधन कार्य करने के उनके स्वयं के नियम होते हैं कि अगर कोई बैंक इनकी सदस्यता उप सदस्यता ग्रहण करना चाहता है तो समाशोधन गृह के जो नियम हैं, जो उनके संचालक द्वारा या प्रबंध सचिव द्वारा बनाए गए हैं, उनके अनुसार वह उनकी सदस्यता लेता है। समाशोधन गृहों के स्वयं के नियमों के अनुसार समाशोधन के लिए सदस्य बैंकों की प्रवेश की अनुमति प्राप्त होती है। ठीक है, और प्रत्येक समाशोधन गृह को अपनी सुविधा के अनुसार अपने नियम बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। प्रत्येक समाशोधन गृह के अपने उद्देश्य हैं, सदस्यता की शर्तें हैं, प्रवेश शुल्क है, न्यूनतम जमा से सभाएं, समाशोधन प्रक्रिया, समाशोधन का समय एवं अध्यक्ष व न्यूनतम उपस्थिति संबंधी नियम है। ठीक है, केंद्रीय बैंक को भी इन गृहों के कार्य तथा संचालन व्यवस्था के नियमन का वैधानिक अधिकार होता है तथा वह समाशोधन के संबंध में आवश्यक नियम तथा उपनियम बनाता है। तो समाशोधन गृह क्या है? एक स्वशासी संस्था या ऑटोनॉमस संस्था है। सदस्यता उप सदस्यता के संदर्भ में इनके स्वयं के नियम होते हैं। कोई बैंक सदस्यता ग्रहण करना चाहता है तो उसको समाशोधन गृह अपने नियम के अनुसार सदस्यता प्रदान करता है। सदस्यता गृह के अपने उद्देश्य, सदस्यता की शर्तें, प्रवेश शुल्क, न्यूनतम जमा, सभाएं, समाशोधन प्रक्रिया संबंधी या समाशोधन का समय, अध्यक्ष व न्यूनतम उपस्थिति संबंधी नियम होते हैं। ठीक है, और केंद्रीय बैंक को भी इन गृहों के कार्यों तथा संचालन व्यवस्था के नियमन का अधिकार प्राप्त होता है। वह भी समाशोधन गृह के संदर्भ में नियम या उपनियम बना सकता है। ठीक है, अब समाशोधन गृह से लाभ। अब देखा जाए समाशोधन गृह ने आज की बैंकिंग व्यवस्था को सरल बना दिया है, तो इनके जो लाभ हैं उनकी चर्चा हम बैंकों के पारस्परिक भुगतान में सरलता। देखिए, अब समाशोधन गृह की आपने कार्य प्रणाली पढ़ा, तो इसमें क्या होता है कि किसी बैंक को किसी को ना तो कुछ देना है, कैश में कोई धन दिया नहीं जाता है। समाशोधन गृह का जो प्रबंधक है उनके नाम या जमा पक्ष में या लिखा पढ़ी के द्वारा उनके चेकों का निपटारा कर देता है। तो इस प्रकार से लाखों करोड़ों रुपए के चेक का निपटारा सरलतापूर्वक हो जाता है। समय एवं व्यय की बचत।
अब देखिएगा, अगर एक बैंक के प्रतिनिधि को प्रत्येक बैंक जाकर उनके चेक देना पड़ता तो इसमें समय एवं धन की समय भी व्यय होता और धन भी व्यय होता। और समाशोधन गृह के कारण से अब एक ही स्थान पर सभी बैंकों के प्रतिनिधि एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं और अपने अपने चेकों के लेते हैं, ठीक है, या उनके बैंक संबंधी जो भी लेन देन है उनका निपटारा एक ही स्थान पर हो जाता है। तो इससे समय एवं धन की बचत होती है। मुद्रा के उपयोग में मितव्ययिता। अब समाशोधन गृह में आपने देखा कि किसी प्रकार के धन या किसी प्रकार का कोई कैश ना तो दिया जाता है ना लिया जाता है, केवल बैंकों के खाते में नाम या जमा लिखकर उनका निपटारा कर दिया जाता है। तो इससे मुद्रा के प्रयोग में बचत होती है। जोखिम में कमी, चूंकि नकद राशि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की समस्या से मुक्ति मिलती है समाशोधन गृह की स्थापना से, क्योंकि नकद में इसमें कोई भी भुगतान या लेन देन नहीं किया जाता, ठीक है। तो जोखिम में कमी है। बैंकों की कार्य क्षमता में वृद्धि। अब देखिए, समाशोधन गृह के कारण बैंकों के समय एवं व्यय की बचत होती है। वे अपने तो जो समय है या धन है उसको अन्य कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि बैंकों की कार्य क्षमता में समाशोधन गृह के कारण वृद्धि होती है। चेकों के प्रयोग में वृद्धि। समाशोधन गृह के माध्यम से चेकों का भुगतान शीघ्र हो जाता है, ठीक है। अतः व्यापारिक एवं निजी क्षेत्रों में चेक की लोकप्रियता बढ़ती है। अब अधिकांश भुगतान चेक के माध्यम से ही किए जा रहे हैं, ठीक। कम नकद कोष की आवश्यकता, क्योंकि अब समाशोधन गृह के कारण से करोड़ों के लाखों करोड़ों के जो भुगतान हैं उनका निपटारा केवल नाम या जमा करके किया जाता है, अतः नकद कोष की आवश्यकता भी नहीं रहती। इस हेतु गैर सदस्य बैंक द्वारा भी सुविधा प्राप्त। समाशोधन की सुविधा कुछ शुल्क देकर गैर सदस्य बैंक भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब जो बैंक समाशोधन गृह के सदस्य नहीं है, समाशोधन की सुविधा के लिए कुछ शुल्क देकर उनकी सदस्यता को प्राप्त करते हैं। बैंकों के पारस्परिक सहयोग में वृद्धि। अब देखिए, समाशोधन गृह के कारण से प्रत्येक बैंक के प्रतिनिधि एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो जिससे उनमें पारस्परिक सहयोग की भावना विकसित होती है। अपरिहार्य सेवा। देखा जाए तो आज के युग में जो समाशोधन गृह एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है, ठीक है। इससे बैंकों के कार्य सरल हो रहे हैं, एक ही स्थान पर सभी चेकों का निपटारा कर दिया जा रहा है। अब समाशोधन गृह के दोष की हम विवेचना करें तो देखा जाए समाशोधन गृह आज के व्यावसायिक परिदृश्य के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन इसके कुछ दोष हैं, जैसे नियमों में एकरूपता का अभाव। जैसे भी हमने बताया कि जो समाशोधन गृह होते हैं स्वशासी संस्थाएं होते हैं, तो इनके खुद के नियम होते हैं, तो अलग अलग समाशोधन गृहों के नियमों एवं शर्तों एवं कार्यप्रणाली में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है, ठीक है। तो एकरूपता के अभाव में समन्वय स्थापित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अगला है अलग अलग नियंत्रण। अब देखिए, कुछ समाशोधन गृहों पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण है, तो कुछ समाशोधन गृहों पर स्टेट बैंक तथा उनके सहयोगी बैंकों का नियंत्रण है। तो नियंत्रण की इस भिन्नता के कारण इनमें तारतम्यता का अभाव पाया जाता है, ठीक है। समाशोधन गृहों की अपर्याप्त संख्या। तो देखा जाए कि जिस तरह से आज हमारे देश में बैंकिंग व्यवसाय बढ़ रहा है और भविष्य में आगे भी बढ़ने की संभावना है, तो उसके अनुपात में या तुलना में समाशोधन गृह वांछित मात्रा में नहीं है, तो इसको भी समाशोधन गृह के दोष समझा जाएगा। कठोर नियम। अब समाशोधन गृह में सदस्यता प्राप्त करने, न्यूनतम प्रदत्त पूंजी आज संबंधित विभिन्न कठोर शर्तें हैं, जिनके कारण अनेक बैंक इसकी सदस्यता से वंचित रह जाते हैं। तो ये भी एक समाशोधन गृह का दोष है। बाह्य चेकों की भुगतान प्राप्त में कठिनाई। अब समाशोधन गृह का एक दोष यह है कि जो स्थानीय चेक होते हैं केवल उनका ही निपटारा किया जाता है और बाहर के चेक का निपटारा नहीं किया जाता, ठीक है। समाशोधन विदेशी समाशोधन गृहों का अभाव। वर्तमान समय में देश में विदेशी समाशोधन गृहों का अभाव है, जो है उनकी भी व्यवस्था दोषपूर्ण है, जिससे आयात निर्यात में कठिनाई होती है, ठीक है। तो आज देखिए, हमने समाशोधन गृह के बारे में चर्चा किया, समाशोधन गृह के कार्य प्रणाली के बारे में चर्चा किया, और साथ साथ हमने समाशोधन गृह के प्रबंध एवं समाशोधन गृह के गुण एवं दोष की चर्चा की। तो आज आपका काम है कि इन टॉपिक से संबंधित नोट्स को
बना लीजिए, ठीक है। और चूँकि यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको आप अपनी पुस्तक से पढ़िए भी और इस पे नोट्स बनाइए। आज के लिए बस इतना ही।